हेलो एवरीवन। मैं रमा पांडे रमास लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम सीआरपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि चैप्टर 12 के अंतर्गत आता है, एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और ये आपके जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, इंटरव्यू हो, प्रैक्टिस में आप हैं, या आप नॉर्मल भी, मतलब अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी एफआईआर जैसी चीज, मतलब एक इंफॉर्मेशन होना, एक जानकारी होना हम सबके लिए जरूरी है। तो एफआईआर क्या है, एफआईआर दर्ज करने का तरीका क्या है, अगर कोई एफआईआर दर्ज ना करे तो हमारे पास क्या क्या रेमेडीज है, कौन एफआईआर दर्ज करा सकता है, आज के टाइम में एफआईआर कैसे कैसे हो सकती है, क्या वही कन्वेंशनल मेथड है या कुछ परिवर्तन आए हैं, या क्या पॉसिबिलिटी है कि आगे इन फ्यूचर में क्या जो बैराक्ट में लिखा है वही, या और भी कुछ इसमें चेंज आ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें कोशिश करेंगे हम कि इन सब चीजों को डिस्कस करें यहाँ पर, क्योंकि ये सारे जो चैप्टर 12 के अंदर जो प्रोसीडिंग्स है, एफआईआर दर्ज करना, एफआईआर कैसे होगा, मना कर दिया तो क्या होगा, मैजिस्ट्रेट की पावर क्या है, क्या कोई मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर सकता है, एफआईआर दर्ज करने पर जो इंफॉर्मेशन की बात आती है। क्योंकि एफआईआर जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर हमेशा ही कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के इंफॉर्मेशन पर दर्ज की जाती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन होगी वो कैसी इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन की कई तरीके की होती है। हमने आपको कुछ इन्फॉर्म किया, किसी व्यक्ति ने कुछ इन्फॉर्म किया, तो इंफॉर्मेशन कैसी इंफॉर्मेशन, जस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस, और दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी क्रेडिबल और ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन। देयर इज डिफरेंस। सो पुलिस ऑफिसर को जस्ट इन्फॉर्म किसी ने कर दिया, देन पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज करेगा, या पहले पुलिस ऑफिसर खुद को सेटिस्फाई करेगा कि क्या ये इंफॉर्मेशन क्रेडिबल है या नहीं। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात हो रही है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो एफआईआर नॉर्मल सभी लोग आजकल जानते हैं एफआईआर क्या है, बट लीगल जो एक्सपर्ट की तरह या लॉ स्टूडेंट की तरह हमें क्या जानना है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये पहली फर्स्ट इन टाइम जो इंफॉर्मेशन दी जाती है रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जब भी कोई संघीय अपराध कारित हो और कोई व्यक्ति उसकी इंफॉर्मेशन दे, उसकी इत्तला दे, ठीक है, कंसर्न किसी पुलिस ऑफिसर को, और वो अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है जो कि एसएचओ होता है, अगर आपने उसको इन्फॉर्म किया है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, देन सच पुलिस ऑफिसर is duty bound, he is legally bound under section 154 of this criminal procedure code to lodge the FIR. क्लियर? मतलब हमें क्या समझ आया कि एफआईआर लॉन्च करना क्या है, पुलिस ऑफिसर के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, बिकॉज आप 154 में देखोगे, देन द टर्म यूज्ड इज शैल, सच पुलिस ऑफिसर शैल लॉन्च द एफआईआर। अब एफआईआर कैसे हो सकती है? देखिए, एफआईआर ओरल भी हो सकती है, एफआईआर इन राइटिंग भी हो सकती है। मतलब पहले मैं बस उनको एज अ स्टोरी बता रही हूँ कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये भी है कि एफआईआर रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, हम आप जान सकते हैं लॉ स्टूडेंट कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। क्या कोई कॉमन मैन जानता है कि कौन सा कॉग्निजेबल है, क्या नॉन कॉग्निजेबल है? वो तो जानते भी नहीं है। हाँ, अगर हम उनसे ऐसे बात करें कि गंभीर अपराध और थोड़े कम गंभीर अपराध, तो शायद वो समझ भी जाए। तो उनको कैसे पता चलेगा इसमें एफआईआर होना है कि एनसीआर होना है? इसीलिए जो भी विक्टिम है, या हो सकता है वो विटनेस हो, उसने सब कुछ होते हुए देखा है, वो कंसर्न पुलिस ऑफिसर के पास जाएगा, ऑफिसर इंचार्ज होगा, उनको पूरी स्टोरी भी सुना सकता है वो, और वो ऑफिसर इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का, वो उसके सब्सटेंस को, अब आप पूरी स्टोरी सुना रहे हैं, इसके सब्सटेंस को वो डायरी में मेंशन करेगा एफआईआर को। एफआईआर क्या है? अब ये डिफरेंस पुलिस वाला जानता है कि ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, क्योंकि उसके लॉ की उसको नॉलेज है। तो आप बस जाके उसको पूरी अपनी स्टोरी बताओगे कि क्या क्या हुआ है, कैसे, कब, कहां, फुल इंफॉर्मेशन। दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। एफआईआर के लिए जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कहीं भी टर्म क्रेडिबल और ट्रस्टवर्दी 154 में मेंशन नहीं है। तो पुलिस वाले ये नहीं कह सकते कि सच इंफॉर्मेशन इज नॉट क्रेडिबल, इट इज नॉट ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय नहीं है, हम कैसे एफआईआर दर्ज कर लें, हम आपके ऊपर भरोसा नहीं करते। वो ये नहीं कह सकते। क्यों? बिकॉज
154 में कहीं भी क्रेडिबल और ट्रस्टवर्दी टर्म का इस्तेमाल नहीं है। जबकि आप सेक्शन 41 देखोगे ना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जहां पर बात की गई है व्हेन पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट इवन विदाउट द वारंट, वहां पर कहा है कि अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर के पास एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, ट्रस्टवर्दी, रीजनेबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो अगर पुलिस को ऐसा लगता है, एक क्रेडिबल कोई भी इंफॉर्मेंट है, उसने इन्फॉर्म किया कि सर इन्होंने ऐसे 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 कमिट किया है क्रिम, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस, यहाँ पर मर्डर कर दिया, यहाँ पर रॉबरी कर दिया, यहाँ पर रेप कर दिया, और पुलिस को लगता है कि यस ये इंफॉर्मेशन क्रेडिबल है, विश्वास के लायक है, क्योंकि फैक्ट सर्कमस्टांसेस जो परिस्थितियां हैं वो भी इसको सपोर्ट करती हैं, देन द पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट द पर्सन इवन विदाउट द वारंट। वहां पर इंफॉर्मेशन क्रेडिबल होना चाहिए जस्ट टू अरेस्ट एनी पर्सन, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो उसका क्या वॉयलेट होता है, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हम सबके पास राइट है ना, मेरे पास राइट है, और इस राइट टू लाइफ के साथ में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, उसके साथ पर्सनल लिबर्टी है, एंड दैट पर्सनल लिबर्टी कैन बी कर्टेल ओनली बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। विधि, जो विधि है, स्थापित विधि है, उसका जो तरीका है, उसके माध्यम से ही हम किसी की पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या है, अगर आपके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि हाँ इस व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, और बहुत सारे ग्राउंड्स हैं वहां पे, है ना, ये भाग जाएगा, एब्सकॉन्ड कर जाएगा, इसको अरेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि तभी उसका प्रॉपर इंटेरोगेशन हो सकता है, इसको अरेस्ट करना जरूरी है, अदरवाइज ये विटनेसेस के साथ, एविडेंसेस के साथ छेड़खानी करेगा, तो बड़ी सारी चीजें 41 में आपको दिखेंगी। तो वहां पर अरेस्ट करने के लिए क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होना चाहिए सेक्शन 41 के क्लॉज 1 में। बट एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग द एफआईआर, एट द टाइम ऑफ लॉजिंग द एफआईआर, और वी कैन से फॉर लॉजिंग द एफआईआर, कहीं भी ये नहीं लिखा है दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी क्रेडिबल। इसका सीधा सा मतलब ये आया कि जैसे ही भार साधक अधिकारी को, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, receives the information regarding the commission of cognizable offense, such officer is duty bound to register the FIR. And the same thing has been held in the case of state of Haryana versus Bhajan Lal and others in the year of 1992 Supreme Court. And इस पर एक और बहुत अच्छा लीडिंग केस है, जजमेंट तो बहुत सारे हैं, और एक बहुत अच्छा जजमेंट है जो है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 सुप्रीम कोर्ट। दो जजमेंट बहुत अच्छे हैं ये। अब इस स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल एंड अदर्स 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर कहा था कि जैसे ही पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि हाँ इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, दिस पुलिस ऑफिसर शैल लॉज द एफआईआर एंड सेंड द अक्यूरेंस रिपोर्ट टू द एरिया मैजिस्ट्रेट। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि अक्रेंस रिपोर्ट क्या है। अगर आपको नहीं पता है, जिनको पता है बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं पता है तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। ये इंटरव्यू के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। अक्रेंस रिपोर्ट कहां पर दी जाती है, ये पुलिस ऑफिसर, ये होता क्या है। सो जैसे ही ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिलेगी, 154 कहता है सच पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू लॉज द एफआईआर, एफआईआर आपको दर्ज करनी ही पड़ेगी, और एफआईआर दर्ज आप कर लीजिए। उसके बाद द डिस्क्रिशन लाइज विद द police officer either to investigate the case or not. If the police officer is satisfied with the substance and he is of the opinion, उसका ये विचार है that in this case I should go for the investigation, मतलब है substance इसमें, और मैं अगर investigate करूंगा then definitely इसमें कुछ ऐसे फैक्ट मेरे सामने आएंगे जिससे लगेगा कि किसने ऑफेंस कमिट किया है, क्या किया है। सो पिक्चर एकदम क्लियर होगी। सो इन्वेस्टिगेशन की नीड है, या तो मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं 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 इसमें तो कुछ जानी ही नहीं है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की नीड नहीं है। बट क्या हम ये डिस्क्रिशन पूरी तरह से पुलिस ऑफिसर के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि आपको पता है अगर हमने इसको बिल्कुल ही पुलिस के ऊपर छोड़ दिया देन क्या होगा, मैनिपुलेशंस होंगे, वो आर्बिट्ररीली काम करेंगे। हो सकता है इसमें मेलाफाइड इंटेंशन भी आ जाए, हो सकता है इसमें रॉन्ग प्रैक्टिसेस भी आने लगे, करप्ट प्रैक्टिसेस आ जाए, दूसरी पार्टी से कुछ लेन देन हो जाए और पुलिस को लगे, क्योंकि उसके पास अल्टीमेट डिस्क्रिशन है आइदर टू इन्वेस्टिगेट द केस और नॉट, और वो केस को क्लोज कर देगा। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए देयर इज अ सेक्शन जिसका नाम है, सेक्शन क्या है, सेक्शन 157। और इसमें एक पुलिस ऑफिसर जब इंफॉर्मेशन पाता है ऑफेंस की, तो वो एफआईआर दर्ज करने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, क्या नेक्स्ट स्टेप है,
जो कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा ली जा रही है, क्या क्या पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो उसका एक्नॉलेजमेंट, एक एंडोर्समेंट करके वो पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेटिंग होगा, वो पुलिस ऑफिसर ये अकरेंस रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं एक्शन टेकन के नाम से भी, कि व्हाट इज द एक्शन, क्या एक्शन ले रही है इस पे पुलिस, इस एक्शन टेकन रिपोर्ट या अकरेंस रिपोर्ट को वो एरिया मजिस्ट्रेट को सेंड करता है फोर्थविथ, एज सून एज पॉसिबल आफ्टर लॉजिंग द एफआईआर। 157 में ये एरिया मजिस्ट्रेट को देगा, और एरिया मजिस्ट्रेट जो होगा वो इसको देखेगा। अगर उसमें लिखा है कि पुलिस ऑफिसर इज नॉट गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द केस, और डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आप नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, यू शुड ऑल्सो मेंशन द रीजंस कि व्हाई, क्यों क्यों आप नहीं इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, आप वहां पर एंडोर्स करोगे रीजंस को। मैजिस्ट्रेट उसको एग्जामिन करेगा। 157 में आपने दिया व्हाट विल बी द चैनल, वो 158 में बताया कि आप सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को दोगे, देन वो मैजिस्ट्रेट को। सो इस तरीके से वो एरिया मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा, एरिया मैजिस्ट्रेट उसको देखेगा। देयर मे बी पॉसिबिलिटी ना कि एरिया मैजिस्ट्रेट इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर एक्शन ना, वो कहेगी नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं आप इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। अगर मैजिस्ट्रेट को लगे कि हाँ यहाँ पर ग्राउंड है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, देन 159 में मैजिस्ट्रेट को पावर है जिसको बोलेंगे इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। सो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कब की जाएगी, ऐसा नहीं है कि पुलिस उधर इन्वेस्टिगेट करे। पुलिस ने अकरेंस रिपोर्ट में लिख दिया कि यस हम इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट कर दिया और अकरेंस रिपोर्ट दे दिया, तब 159 में मैजिस्ट्रेट को ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि साइमल्टेनियस चलेगा, उधर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इधर मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी, देयर इज नो नीड ना, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन इज द प्रोरोगेटिव ऑफ द एग्जीक्यूटिव ना, इट इज द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। द मैजिस्ट्रेट शुड वेट अंटिल द पुलिस रिपोर्ट, जब तक कि वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस रिपोर्ट ना सबमिट करे तब तक जुडिशरी को वेट करना चाहिए, बिकॉज इट इज द अल्टीमेट प्रेरोगेटिव ऑफ द एग्जीक्यूटिव। सो इफ द पुलिस ऑफिसर, अगर पुलिस अधिकारी ने डिसाइड कर ही लिया इन्वेस्टिगेशन का, देन देयर इज नो नीड टू डू प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अंडर सेक्शन 159। बट अगर वो नहीं करता है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि करना चाहिए इसमें इन्वेस्टिगेशन, देन वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है, मैजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन कि देयर शुड बी इन्वेस्टिगेशन, देन डेफिनेटली द मैजिस्ट्रेट विल डायरेक्ट द पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट द केस। सो पिक्चर क्लियर है यहाँ पर, ऐसा नहीं है पुलिस वाले मनमानी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि किसी को केस को वो रजिस्टर नहीं करेंगे, उनको करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करें, तब आप क्या करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो सेक्शन 154 का क्लॉज 3 कहता है कि आप वहां के जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे, जिनको आप एसपी के नाम से जानते हैं, आप उनको बाय पोस्ट आपका जो भी मैटर है, मतलब आपके साथ कुछ ना कुछ रॉन्ग हुआ है, जो भी पूरी है उसका सब्सटेंस, सार, संक्षिप्त रूप में, ये नहीं कि 10 पन्नों का, संक्षिप्त रूप में उसका जो सब्सटेंस होगा, जो सार होगा, उसको आप लिखिए और बाय पोस्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को बताइए उनको कि क्यों, मतलब आप अग्रीव्ड है ना, अग्रीड है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने रिफ्यूज कर दिया, आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं किया। एक तो काम ये आप ये कर सकते हैं और आपकी एफआईआर दर्ज हो सकती है। यहाँ पर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस में डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट द केस और मैं डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट टू लॉज द एफआईआर एंड इन्वेस्टिगेट द केस, और डेफिनेटली वो सबऑर्डिनेट को ही डायरेक्ट करेगा, एफआईआर आपकी दर्ज होगी और इन्वेस्टिगेशन होगा। एक आपके पास ऑप्शन और है, आप इन्फॉर्म कर सकते हैं किसको, मैजिस्ट्रेट को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। या तो आप इन्फॉर्म कर दीजिए और या तो आप कंप्लेंट फाइल कर दीजिए बिफोर द मैजिस्ट्रेट। कंप्लेंट क्या है, सेक्शन 2D में बताया है, आप मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होइए और उनको अपना पूरा बात बताइए, और कंप्लेंट देते टाइम आप इतनी डिटेल उनको इंफॉर्मेशन दीजिए ताकि उस पर फर्दर कंप्लेंट प्रोसीडिंग हो पाए। आप ओरल भी दे सकते हैं, राइटिंग भी दे सकते हैं। अब आप क्या करा, आपने मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया, मैजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन होंगे, आपने मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट किया या इन्फॉर्म किया, मैजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन है। इसके लिए आपको सेक्शन 190 पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 190 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें 3 तरीके बताए हैं। ये कहता है कि अगर जब भी मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट, मैजिस्ट्रेट एक्चुअली इसने बताया कि 3 तरह से मैजिस्ट्रेट किसी भी केस में कॉग्निजेंस लेता है। व्हाट इज द कॉग्निजेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञान लेना। एक्चुअली अपॉन द कंप्लेंट, या तो मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट किया तो अंडर सेक्शन 190
क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए बात करता है कि मैजिस्ट्रेट को जब कंप्लेंट दी जाएगी, देन मैजिस्ट्रेट मे टेक, टर्म पे बहुत ध्यान देना है लॉ में, मे टेक, इट मींस द मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड टू टेक द कॉग्निजेंस, द मैजिस्ट्रेट मे टेक, शैल टर्म का इस्तेमाल नहीं है. So magistrate is not bound to take the cognizance if magistrate is satisfied with the complaint, जो substance है, and magistrate is of the opinion that I should take the cognizance upon complaint. Then magistrate में directly take the cognizance upon complaint. वो 190(1)(a) में cognizance ले लेगा complaint पर, और उसके बाद complaint proceeding proceed करेंगी. Complaint proceeding का अलग तरीका है. So या तो मैजिस्ट्रेट ये डिसाइड करे कि मैं कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लूं, एंड आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट विल एग्जामिन द कंप्लेनेंट अलोंग विद द विटनेसेस जो उस दिन प्रेजेंट हैं सेक्शन 200 में, और मैजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को एग्जामिन करने के बाद या तो देखेगा कि कंप्लेंट ठीक है, फिट फाट है, एकदम से आगे प्रोसीड करना चाहिए, देन मैजिस्ट्रेट 204 में इशू प्रोसेस करेगा कि उसके अगेंस्ट, और फिर समन वारंट इशू करके, और फिर आगे का ट्रायल का स्टेज चलेगा. एक तरीका ये था. एक तरीका और है, मुझे तो वही जाना है, मतलब एफआईआर वाला भी क्या है, मैजिस्ट्रेट के पास अप्रोच करने से बिल्कुल है. एक कहलाता है, एक होता है पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज और एक होता है प्री कॉग्निजेंस स्टेज. आपने मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट किया, अगर मैजिस्ट्रेट ने डिसाइड किया है कि वो इन पर कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस नहीं लेगा, तो कॉग्निजेंस लेने की पहले की स्टेज कहलाएगी प्री कॉग्निजेंस स्टेज. कॉग्निजेंस लेना का मतलब होता है जस्ट टू अप्लाई द जुडिशियल माइंड, अपने जो न्यायिक आपका मस्तिष्क है, मतलब विवेका, मतलब आपने लॉ पढ़ा, आपने फैक्ट्स देखे, आप जुडिशरी उसको कैसे देख रही है, सो जस्ट टू अप्लाइंग द जुडिशियल माइंड, आप, ये होता है कॉग्निजेंस लेना. तो कंप्लेंट को देखा और कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेकर आगे की प्रोसीडिंग कर दी. या तो मैजिस्ट्रेट ये कर सकता है कि मैजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ना ले, बल्कि आपको सेक्शन 156 का क्लॉज 3 पढ़ना होगा. सेक्शन 156 का क्लॉज 3 कहता है कि द मैजिस्ट्रेट हु इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 टू टेक द कॉग्निजेंस, कौन सा मैजिस्ट्रेट, जनरली मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है. सो वो मैजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस ले सकता है 190 में, वो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, 156(3) कह रहा है कि ऐसा मैजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है इन्वेस्टिगेशन का. सो ऐसा मैजिस्ट्रेट जब आप उनके सामने कंप्लेंट करोगे या इंफॉर्मेशन करोगे, सो मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड टू टेक द कॉग्निजेंस अंडर 191(a) or C. Rather, the magistrate is completely free to direct the police officer to lodge the FIR and investigate the case. ये केस हो सकता है कॉग्निजेबल, ये केस हो सकता है नॉन कॉग्निजेबल. इफ मैजिस्ट्रेट फाउंड that case to be cognizable, then magistrate will direct under section 156 clause 3 कि भैया इस पर आप एफआईआर दर्ज करो और इन्वेस्टिगेट करो मैटर को. या फिर if the magistrate found the case to be non cognizable, तो non cognizable में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, बल्कि होती है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनसीआर. ओके, तो एनसीआर दर्ज, तो वहां पर ऑर्डर 155(2) में होगा, अदरवाइज ऑर्डर आपका 156 के क्लॉज 3 में होगा. ओके, अब ये कहाँ लिखा है 156 में कि द पुलिस ऑफिसर विल लॉज द एफआईआर एंड आफ्टर दैट द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट द केस. इस पर एक दो केसेस हैं, दिलावर सिंह का भी है केस, और आपका मोहम्मद यूसुफ वर्सेस अफाक जहान का भी केस है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज इम्परेटिव, जब आप कह रहे हो कि मैजिस्ट्रेट विल डायरेक्ट अंडर सेक्शन 156, इट इज इम्परेटिव under the order of 156 clause 3 that police officer will lodge the FIR first. पुलिस ऑफिसर ऐसा मैजिस्ट्रेट के आदेश होने पर पहले एफआईआर को लॉन्च करेगा एंड देन इन्वेस्टिगेट द केस. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर लॉन्च ही ना करे एफआईआर ऑर्डर के बाद, देन क्या होगा, देन एग्रीव्ड पर्सन जो भी इंफॉर्मेंट था, सच इंफॉर्मेंट में अगेन अप्रोच टू द मैजिस्ट्रेट, और वहां पर फिर मैजिस्ट्रेट आपको डायरेक्ट करेगा. बट एक चीज ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या मैजिस्ट्रेट के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग को मॉनिटर करने का? क्या एक मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज कर सकता है? योर आंसर शुड बी नो, नहीं कर सकता, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन इज द प्रोरोगेटिव ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये जुडिशरी का काम नहीं है. हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है.
मॉन्टेस्क्यू का जो सेपरेशन ऑफ पावर है हम इसको फॉलो करते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बात करता है, आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। सो इन्वेस्टिगेशन एग्जीक्यूटिव का काम है, लॉज का इंटरप्रिटेशन करना, जस्टिस को इंश्योर करना, टू पास एनी ऑर्डर फॉर द एंड ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ लॉ, ये सारा काम होता है जुडिशरी का। सो जुडिशरी को अपने डोमेन में रहना है, सेल्फ रेस्ट्रेंट में रहना है, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव को अपने रहना है। सो जुडिशरी कैन नॉट मॉनिटर और सुपरवाइज द इन्वेस्टिगेशन, रादर जुडिशरी शुड वेट टू द पुलिस रिपोर्ट, कि जब पुलिस रिपोर्ट आएगी तब आपके पास पावर है ना, आपको अपना जितना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है आप पुलिस रिपोर्ट पर करिए और आप डिसाइड करिए कि क्या आपको 191B में कॉग्निजेंस लेना है या नहीं लेना है। अगेन द मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड टू टेक कॉग्निजेंस अपॉन पुलिस रिपोर्ट, ये कहीं बात दे नहीं है कि मैजिस्ट्रेट बाउंड हो, बिकॉज 190 में क्लियरली लिखा है द मैजिस्ट्रेट में टेक कॉग्निजेंस, इट मींस द अल्टीमेट डिस्क्रिशन लाइज विद द मैजिस्ट्रेट, सो मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड टू टेक द कॉग्निजेंस। ओके, सो ये हमने कुछ बातें की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एफआईआर का तरीका क्या है। जैसे हम 154 पढ़ें तो 154 पढ़कर क्या आपको लगेगा कि इंफॉर्मेशन ओरल हो सकता है, इन राइटिंग हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति ओरल ले रहा है, भाई वो पढ़ा लिखा नहीं है या उसके पास उतना टाइम नहीं था, उसने जैसे ही कुछ हुआ देखा या जैसे ही उसके साथ कोई घटना घटी वो तुरंत गया दौड़े दौड़े स्टेशन, पुलिस स्टेशन, और पूरी बात बता दी। या वो नहीं लिखना चाहता, उसको नहीं लिखने का समझ आ रहा है, पढ़ाई लिखा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो बोल रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है पुलिस कुछ और ही लिख रही हो, ऐसा हो सकता है ना। इसी को अवॉइड करने के लिए 154 में क्लियरली लिखा है कि जब भी इंफॉर्मेशन ओरली की जाएगी तो क्या होगा उस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर जो भी कुछ उसने लिखा है वो उसी लैंग्वेज में लिखा हो तो बहुत बेहतर है, जो भी कुछ लिखा है वो उसको पढ़कर सुनाएगा कि भाई जो तुमने ये बोला है ये हमने लिखा है, पढ़कर सुनाएगा और उस पर इंफॉर्मेंट के साइन लेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इंफॉर्मेंट पहले से घर से लिख के लाया हो, ऐसा भी हो सकता है, तो भी उस पर उसका साइन होगा। लेकिन ये तो नॉर्मल तरीके हो गए, टाइम चेंज हो रहा है, सोसाइटी इज डायनेमिक, समाज बदल रहा है, बदलेगा। जब सीआरपीसी बनी थी आज के समय में, आज से 20 साल बाद एडवांसमेंट होगा, 40 और कुछ साल बाद तो एडवांसमेंट होगा, टेक्नोलॉजी का जमाना है, इन्फॉर्म करने के तरीकों में परिवर्तन आए हैं, हमें इस बात पे गौर करना है। सेक्शन 154 कहता है द पुलिस ऑफिसर्स शैल लॉज द एफआईआर और रिकॉर्ड, है ना, अपॉन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो अपॉन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन ना, अब ये इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव होगी ये तो टाइम डिसाइड करेगा। एक समय रहेगा पत्र से होगा, एक टाइम होगा व्यक्ति खुद जाके बताएगा, एक टाइम होगा आप डायरेक्ट मेल कर दो। EFIR एक टाइम ऐसा हो सकता है, फोन कर दिया मैंने, क्या फोन पे एफआईआर दर्ज हो सकती है, क्या मेल पर हो सकती है, क्या व्हाट्सएप के थ्रू हो सकती है, क्या कोई बच्चा एफआईआर दर्ज करा सकता है, ये सारी भी बातें बहुत इंपॉर्टेंट। सो ये बात ध्यान रखिएगा, फोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू, क्योंकि समय बदल रहा है, इन्फॉर्म करना है आपको। पुलिस को एनी हाउ इंफॉर्मेशन हो जाए रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट इज सफिशिएंट इनफ। बस आपको एक बात पकड़ के रखनी है, समय बदलेगा, तरीके बदलेंगे इंफॉर्मेशन के, तो इन्फॉर्म आपको करना है ना, बस इतना ही सफिशिएंट है और एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। लेकिन अब ये इंफॉर्मेशन कैसी, सामने खड़े होके इन्फॉर्म कर रहे हो तो हो सकता है आप आधी अधूरी बात बताते हो, पुलिस वाला आपसे पूछ भी ले भैया संभाल के बताओ, लेकिन आपने क्योंकि फोन पर बता दिया और आपने फोन कट कर दिया, तब क्या एफआईआर दर्ज हो जाएगी। इसमें एक टर्म याद रखिएगा, एक टर्म जाना जाता है क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन। अगर आपकी इंफॉर्मेशन क्रिप्टिक है, क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन है, देन पुलिस ऑफिसर इज नॉट बाउंड टू रजिस्टर द एफआईआर। अभी क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, देखो, इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिटेल्ड ना। आपको एफआईआर दर्ज करनी है, भाई क्या अपराध हुआ, कहाँ हुआ, कैसे, मतलब कुछ बेसिक तो इंफॉर्मेशन हो, ये तो पता चले, एटलीस्ट द नेचर ऑफ द ऑफेंस तो पता चले, तब तो पता चलेगा कि मैं एफआईआर दर्ज करूं कि एनसीआर कर लूं। अब आपने इतनी कम बात बताई, आप इतना ही देखो, एफआईआर दर्ज करने का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ये होता है जस्ट टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन, जस्ट टू इनिशिएट, है ना, द प्रोसीडिंग टू प्रोवाइड जस्टिस फॉर द विक्टिम।
ये एक मशीनरी स्टार्ट हो जाती है यहीं से, एफआईआर दर्ज होते ही वो सारे फैक्ट डॉक्यूमेंटेड हो जाते हैं। आपने जैसे ही एफआईआर दर्ज करा दी, जो तथ्य आपने बोले हैं ना, अब इनके साथ कोई छिड़खानी कर नहीं सकता, बिकॉज ये डॉक्यूमेंटेशन हो गया इनका। और ये सुनिश्चित करेंगे न्याय को, क्योंकि इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, लोगों का एग्जामिनेशन होगा, 160 बुलाया जाएगा, 161 में बयान होंगे, 164 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान होंगे, तमाम तरीके की इन्वेस्टिगेशंस होंगी, मेडिकल एक्सपर्ट्स, है ना, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सो बहुत सारी चीजें होंगी, फोरेंसिक जांच, पता नहीं क्या क्या होगा, और अल्टीमेटली ट्रायल होगा, और इसी के बेसिस पर ही तो कोर्ट डिसाइड करेगी। तो इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट, और इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी एफआईआर है। सो एफआईआर के लिए तो इंफॉर्मेशन इतनी डिटेल्ड हो ना कि पुलिस उस पर आगे एक्शन ले। सो अगर इंफॉर्मेशन डिटेल्ड नहीं है, क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, इतना भी इंफॉर्मेशन में जान नहीं है कि उसके बेसिस पर एफआईआर हो पाए, यही नहीं पता कहां पर अपराध हो गया, किसका हो गया, क्या हो गया। भैया आपने फोन करा कि इस पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, जल्दी आ जाइए, यहाँ पर कोई क्राइम हो गया, फोन हो गया कट, एफआईआर दर्ज कर लेगी क्या पुलिस? कहाँ, किसके जगह, कैसे, क्या करेगी? कुछ तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो ऐसी इंफॉर्मेशन को कहते हैं क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन, जिसमें डिटेल इंफॉर्मेशन ना हो, इंफॉर्मेंट पूरी बात ही नहीं बता पाया, तो ऐसी इंफॉर्मेशन पर एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा। अब एफआईआर जो होती है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, इस बात को बहुत ध्यान देना है। सो जो जिसने भी इंफॉर्म फर्स्ट इन टाइम किया, वही इंफॉर्मेशन फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन फोन तो आया कि इस जगह अपराध हो गया, अब पुलिस अपने हिसाब से कि रात का टाइम है, इस इलाके में ही ज्यादा क्राइम होते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से ही पुलिस निकल पड़ी एक दो डायरेक्शन में कि ये हैं थोड़े, यहीं पे ज्यादा क्राइम होते हैं, हो सकता है वहां कुछ ऐसा हो गया हो, देखना चाहिए। पेट्रोलिंग के लिए अब 2-3 जगह निकल गई, हो सकता है उसी जगह पे कहीं वाकई में मिला कोई, क्या। अब वहां पर 2-4 लोग भी खड़े थे, अब पुलिस ने उनसे पूछा कैसे क्या हो गया, तो आप किसको फर्स्ट इन टाइम इंफॉर्मेशन मानोगे, वो जो फोन पर दिया गया था वो, या ये? और ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, बहुत ही क्रूशियल, ये कोई छोटी बात नहीं है किसको पहला मानोगे, क्योंकि अगर आपने फोन की इंफॉर्मेशन को पहला माना ना, तो अब जो लोग खड़े हैं स्पॉट पर और पुलिस जिनका स्टेटमेंट लेगी, वो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हो जाएंगे चैप्टर 12 में, और वो 161 के बयान हो जाएंगे, और उन पर बार लग जाएगा 162 का। समझ रहे हैं, बहुत क्रूशियल पॉइंट है। और अगर वो इंफॉर्मेशन क्रिप्टिक थी, तो फिर अब जो लोग इस समय खड़े हैं, तो ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट इन टाइम हुई, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पुलिस करेगी एफआईआर दर्ज। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। तो इंफॉर्मेशन अगर क्रिप्टिक नहीं है, तो वो एफआईआर फोन पर, व्हाट्सएप पर आराम से एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लेकिन अगर वो इंफॉर्मेशन क्रिप्टिक थी, और उसके बेसिस पर आप स्पॉट पर गए, और कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया, और अब इंफॉर्मेशन डिटेल है, तो इस बेसिस पर एफआईआर दर्ज होगी, ठीक है। अगर पहले ही फोन पर एफआईआर दर्ज हो गई, और अब आप स्पॉट पर गए, अब जो लोग मिले, तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होंगे चैप्टर 12 का, क्योंकि एफआईआर तो पहले ही दर्ज हो गई है, और वो स्टेटमेंट 161 के होंगे, और उन पर बार लगेगी 162 की, मतलब उनका इस्तेमाल केवल 3 चीजों के लिए किया जाएगा, और किसी काम के लिए नहीं। कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, प्रोसिक्यूशन विटनेस की तरह, डिस्कवरी स्टेटमेंट के लिए, और डाइंग डिक्लेरेशन के लिए, इनके अलावा आप कहीं नहीं इस्तेमाल कर सकते, 162 में क्लियर लिखा है। ओके, तो ये सारी चीजें। एक बात और भी है, क्या कोई पुलिस ऑफिसर खुद एफआईआर दर्ज कर सकता है अपने बिहाफ पर? आंसर इज यस। अब फोन आया, 3-4 जगह निकल पड़े, अभी तो मैंने बताया कुछ लोग खड़े हैं, क्या जरूरी है रात का 2 बज रहा है, जरूरी है वहां पर कोई हो? किसी ने देखा भी, बट वो नहीं रुका, डर के मारे, और निकल गया। पुलिस वहां पहुंची, बताइए पुलिस इंतजार करेगी क्या कोई आए, मैं पूछूं और मैं एफआईआर दर्ज करूं, या ऑन इज ओन एफआईआर दर्ज हो सकती है? लॉजिक क्या कहता है? कर सकती है, तभी तो इसका मतलब होगा ना। क्योंकि अगर हम वेट करेंगे, तो उस वो क्या इन्फॉर्म करेगा जिसको खुद ही कुछ नहीं पता? उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो पुलिस के पास खुद ही है, उसके से ज्यादा तो इन्फॉर्मेशन खुद ही है। तो पुलिस ऑफिसर खुद भी अपने हिसाब पर भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, और उसके बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद आपको पता है अक्रेंस रिपोर्ट जाएगी 157 में एरिया मजिस्ट्रेट को, और अगर उन्हें अप्रोप्रिएट लगे तो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ सारी बातें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। और मैक्सिमम क्वेश्चन, जितना मुझे एक्सपीरियंस रहा है यूपी जुडिशरी का इंटरव्यू देके, ऐसे क्वेश्चन
जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं ना, मैक्सिमम वहीं से आते हैं क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन तो एक्सपर्ट से भी आ सकता है, बट सीआरपीसी और सीपीसी के ऐसे क्वेश्चन, स्पेशली सीआरपीसी के क्वेश्चन, ये हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से ही आते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं है तो फिर वहां प्रॉब्लम होती है कि क्या मैजिस्ट्रेट मॉनिटर कर सकता है, प्री कॉग्निजेंस स्टेज क्या होती है, पोस्ट कॉग्निजेंस क्या होती है। तो इस तरीके की चीजें, अगर आपको ये वीडियो पसंद है सीआरपीसी पे तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको चैप्टर 12 पे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट करिएगा। और इस कोरोना के टाइम में घर पर रहिए, इस टाइम को यूटिलाइज करिए। पढ़ने में बड़ी मुश्किल है क्योंकि हमारे सराउंडिंग जो सिचुएशन है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है ना। मतलब बहुत इफेक्ट कर रही है, किसी का कोई रिलेटिव है, कोई जानने वाला है, कोई फ्रेंड सर्कल में है, तो मतलब है। लेकिन अगर हम उसको ही बारे में सोचते रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो ये फिर और इफेक्ट करेगी। सो इससे बेहतर है एग्जाम भी होगा, नोटिफिकेशन भी आएगा। और जब नोटिफिकेशन आएगा, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैम पहले सुना था नोटिफिकेशन आएगा, अब कब आएगा। सो लॉजिक सी बिल्कुल लॉजिकली है ये सिचुएशन, ऐसी है कि आपको लगता है कि इस टाइम नोटिफिकेशन आएगा, मुश्किल है बहुत। ठीक है, आएगा तो, लेकिन क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी फेवरेबल नहीं है, थोड़े टाइम में आएगा। नोटिफिकेशन तो जरूर आएगा, एग्जाम भी जरूर होगा। तो प्रिपरेशन मेंस ओरिएंटेड करो इस समय। आप सब लोगों की प्रिपरेशन इस समय मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए। आराम से बैठ के प्रिपरेशन करिए। जो जिस भी किताब को पढ़ते हो आप सीआरपीसी पर, जो भी आपकी अच्छी किताब है उनको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मेंस ओरिएंटेड पढ़ो। मेंस ओरिएंटेड पढ़ोगे, पीटी में तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और सीआरपीसी से मेंस में तो है ही है, क्योंकि वो पेपर ही है। इंटरव्यू अगर आपने सीआरपीसी को हल्के में पढ़ा है तो फिर आपको प्रॉब्लम इंटरव्यू में तगड़े से हो जाती है। ठीक है, तो क्योंकि कंक्लूड तो हाई कोर्ट के जज साहब ही करेंगे आपका इंटरव्यू। और वो आपसे लास्ट में अगर 3 क्वेश्चन उन्होंने तगड़े वाले पूछ लिए और आप या बेसिक ही पूछ लिया और आप नहीं बता पाए, तो वो इंप्रेशन आप अपने अंदर से ही, आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा ना। और एक्सपर्ट तो कभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो सीआरपीसी से पूछ ही सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो सीआरपीसी को अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, और प्रैक्टिस में भी, वैसे भी। और चैप्टर 12 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच।